योद्धाओं, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्या, जहां पर लास्ट क्लास में किया था अपन ने। लास्ट क्लास में औसत त्वरण की बात करना प्रारंभ किया था और मैंने ये लिखा था कि औसत त्वरण जो है किस प्रकार से परिभाषित होगा, और औसत त्वरण के बारे में बता दिया था मैंने। कैसी राशि है? सदिश है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, और इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। और ये किसका अनुपात है वो भी अपने को पता होना चाहिए। वेग में परिवर्तन बोला है कि फिजिक्स में एक बात ध्यान रखिए, भौतिकी में एक बात ध्यान रखिए, यदि किसी राशि में परिवर्तन बोलेगा अर्थात अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान यानी डेल्टा वी की बात यहां पर कर रहा है, और किसके अनुपात के बराबर बोला है कि वेग में परिवर्तन तो चाहिए अपने को, लेकिन साथ में लिया गया जो समय अंतराल है वो उससे विभाजन करना है। समय अंतराल को मैंने लिखा है डेल्टा टी बराबर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और यहां पर मैंने उसको इस रूप में लिख दिया है डेल्टा वी सदिश बटा डेल्टा टी। ये ए औसत का मान है, दिशा और परिमाण दोनों सहित। साथ में मैंने एक और बात बोली थी कि जब मैंने योद्धा का औसत आपको निकाल के बताया था, तो योद्धा का औसत उस केस में कैसा निकाला था अपन ने कि योद्धा का औसत बराबर योद्धा गुना डीटी का समाकलन अपॉन समाकलन किसका लिखा था अपन ने, डीटी का। इसी प्रकार से ए का औसत मान निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि ए का तात्क्षणिक मान पता हो। ये कैसा मान होना चाहिए? ए का तात्क्षणिक मान, जबकि अभी तक हमने तात्क्षणिक मान त्वरण का नहीं निकाला है, इसके बाद परिभाषित करेंगे उसको, क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी राशि का कौन सा मान निकालते हैं, औसत मान पहले निकालते हैं और उसके पश्चात उसका कौन सा मान निकालते हैं, तात्क्षणिक मान निकालते हैं। तब हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे कि ए का तात्क्षणिक मान गुणा dt का समाकलन अपॉन क्या लिखना है, बटे में dt का समाकलन, जो कि ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, समय अंतराल में। अब इसमें सवाल करने की हमें आवश्यकता है। कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं वो जरा देखें। बहुत सिंपल सिंपल सवालों से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोला है यदि किसी वस्तु का वेग v बराबर 2t हो तो वस्तु का क्या निकालना है, औसत त्वरण t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड में, ऐसा पूछा गया है। देखिए, बहुत आसान तरीके से सवालों को करने का तरीका ऐसा है कि आप कोई भी सवाल दिया हो उस सवाल को बहुत बहुत स्लो तरीके से पढ़ें और समझें कि क्या इस्तेमाल करना है। जैसे इस सवाल में आपको जो दे के रखा है, क्या बोला, यदि किसी वस्तु का क्या दे के रखा है आपको, वेग कितना दे के रखा है, v बराबर कितना दिया है 2t, अर्थात वेग जो है समय के साथ कैसा है, परिवर्तित हो रहा है, यानी वेग परिवर्तन निकाला जा सकता है। तो वस्तु का क्या निकालना है मुझे, औसत त्वरण। समय प्रारंभ में t बराबर 0 और अंतिम समय कितना दे के रखा है, 10 सेकंड। परफेक्ट केस है, अर्थात मैं निकालू, यदि इसका मैं हल करना स्टार्ट करूं कि इसका हल कैसे करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ए का कौन सा मान, एवरेज यानी कि औसत मान निकालना है, बराबर क्या लिखना है, वी फाइनल यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या लिखना है मुझे, कुल समय अंतराल। प्रारंभिक समय जो है बेटा वो कितना देके रखा है, 0 सेकंड, और अंतिम समय जो है वो देके रखा है कितना, 10 सेकंड। समय अंतराल की यदि बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, टी अंतिम माइनस क्या लिखेंगे, टी प्रारंभिक। टी अंतिम कितना है, 10 माइनस क्या लिख दूंगा, 0, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पर, 10 सेकंड। ये मेरा क्या है, समय अंतराल। ये काम हमने पहले निकाल लिया। तत्पश्चात हमें किसकी जरूरत है, यहां पर अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग की। प्रश्न में क्या देके रखा है, वेग का मान कितना देके रखा है, v बराबर कितना है बेटा, 2t देके रखा है। तो t प्रारंभ में कितना दिया है, प्रारंभिक t का मान कितना है, 0। तो यदि t को प्रारंभिक यहां पर डालेंगे तो v प्रारंभिक मिलेगा, t बराबर 0 डालेंगे तो v प्रारंभिक का मान कितना आ जाएगा बेटा, 0। अब t अंतिम का मान कितना देके रखा है, 10 सेकंड, यहां पर 10 सेकंड डालेंगे, t का अंतिम मान, तो v का अंतिम मान आ जाएगा। तो यानी अंतिम मान वेग का कितना आएगा, 2 गुणा क्या लिख दूंगा मैं, 10, कितना आ जाएगा ये, 20। अब यहां पहुंचने के पश्चात अब सोचिए जरा कि मुझे अंतिम वेग पता है, तो प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग भी पता है, समय अंतराल पता है। यहां पर क्या करना है, अपने को चुपचाप मान डालना है, कितना है,
20 माइनस क्या लिख देंगे 0, अंतिम समय वो समय अंतराल ही सीधे लिख देते हैं, कितना है 10, यानी मेरा आंसर क्या आएगा 2, 20/10 करेंगे तो क्या आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये मेरा आंसर हो गया किसका, औसत त्वरण का, इस सवाल के लिए। और क्या वैरायटी के सवाल बन सकते हैं, कुछ और सवाल करके देखते हैं जिससे कि हमें औसत त्वरण के सारे सवाल आसान लगने लगे। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको बोला कि यदि किसी वस्तु की स्थिति x समय t के साथ, किसके साथ, t के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है। किस प्रकार परिवर्तित होती है ये आपको दे के रखा है। मान लीजिए x बराबर दे के रखा है t माइनस टी स्क्वायर, ऐसा दिया है, जहां पर x को उन्होंने बोला है कि मीटर में नापना है और t को उन्होंने बोला है किसमें नापना है, सेकंड में नापना है। और अब आपसे पूछा है वस्तु का औसत त्वरण t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड में ज्ञात करें, ऐसा सवाल है। चलिए, क्या बोला है एक बार सवाल जल्दी से पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति x समय t के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है, x का मतलब क्या था जो आपको पहले बताया था, निर्देशांक की बात कर रहा है। x किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है। समय तो परिवर्ती होता है, समय हमेशा परिवर्तित होगा, अर्थात x परिवर्तित होगा यानी स्थिति परिवर्तित होगी, और स्थिति परिवर्तित होगी अर्थात उस वस्तु में गति हो रही है, अर्थात उसका वेग तो होगा। अब उन्होंने क्या बोला है, वस्तु का क्या निकालना है, औसत त्वरण। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आपको स्थिति दे के रखी है और आपसे पूछा है औसत त्वरण। तो अब स्थिति से औसत त्वरण के जाने के बीच में क्या आता है, वेग। स्थिति से हम क्या निकालते हैं, वेग, तात्क्षणिक वेग, और उसके पश्चात वही तात्क्षणिक वेग अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे में क्या लिखते हैं, समय अंतराल। तो समय अंतराल तो हम पहले ही निकाल लेते हैं, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड का मतलब हुआ डेल्टा t का जो मान है वो कितना है, 2 सेकंड। ये पहले हमें पता है। अब लेकिन हमें क्या नहीं पता है, यदि a का मुझे कौन सा मान निकालना है, औसत, तो क्या लिखेंगे, अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग बटा क्या लिखेंगे अपन, समय अंतराल। अब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है, x का मान देख लीजिए, t माइनस टी स्क्वायर है, अर्थात यहां पर देखें तो बेटा क्या बनेगा, x बराबर क्या दिया है, t माइनस का टी स्क्वायर, वेग चाहिए अर्थात तात्क्षणिक वेग की बात कर रहा है तो dx बाई dt, ये मेरा क्या बन जाएगा, वेग बराबर क्या आएगा, t का t के सापेक्ष अवकलन जो है वो 1 और माइनस क्या बन जाएगा 2t, यानी वेग बराबर जो आ गया 1 माइनस क्या बन गया 2t के बराबर। अब t बराबर कितना दे के रखा था, प्रारंभिक समय जो है वो कितना है 0, तो वेग प्रारंभिक निकालूंगा तो t प्रारंभिक को 0 डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। t अंतिम यदि देखें, अंतिम क्षण, अंतिम समय की बात करें तो प्रश्न में क्या दे के रखा था वो भी देख लेते हैं कि अंतिम समय कितना दिया है, 2 सेकंड। तो अंतिम समय को यहां पर डालेंगे तो ये कितना है बेटा, 2 सेकंड। तो वेग का मान कितना आएगा, 1 माइनस 2 गुणा समय को यहां पर 2 डाल दिया तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कितना हो गया 4, यानी कितना हो गया ये माइनस का 3 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अंतिम वेग निकल गया और क्या निकल गया हमारे पास, प्रारंभिक वेग निकल गया, ये प्रारंभिक है और ये क्या है, अंतिम। तो अब a का औसत मान हमें निकालने में अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात v का अंतिम मान कितना है बेटा, माइनस का 3, v का प्रारंभिक मान कितना है 1 बटा कुल समय अंतराल की यदि मैं बात करूं तो कितना दे के रखा है 2, ये कितना लिखा है माइनस का 4 और बटा क्या है 2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए।
इतना आसान काम है। तो अभी दो तरीके मैंने बताए, दो प्रकार के सवाल बताए। पहला सवाल यह था कि वेग आपको समय के साथ परिवर्ती दे के रखा हो तो निकाल सकते हैं। दूसरा, यदि स्थिति दे के रखी है समय के साथ परिवर्ती, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले अवकलन करके वेग समय के फलन के रूप में, फिर समय का मान रख के वेग का प्रारंभिक मान, वेग का अंतिम मान निकालने के पश्चात हमें औसत त्वरण का फार्मूला यूज करना है और यूज करने के बाद आंसर निकालना है। चलिए, और क्या सवाल इसमें बन सकते हैं वो भी देखें। तो अब जो बात मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ी सी आगे स्टेप, एक एक स्टेप आगे। जैसे एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व दिशा में 5 सेकंड तक चलती है। इसके बाद वस्तु 90 डिग्री से अपने बाएं मुड़कर 10√3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगले 5 सेकंड तक चलती है। तो वस्तु का पूर्ण यात्रा के दौरान औसत त्वरण क्या होगा। ऐसा सवाल है। सवाल थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अपने को क्या बोला था मैंने कि जब सवाल बड़ा हो तो हमें उसे टुकड़ों में पढ़ना है, और पढ़ने के पश्चात हमें क्या कर निकाल लेना है, उसका डेटा पूरा निकाल लेना है। और यदि डेटा अपन निकाल लेंगे तो सवाल हो जाएगा आसान। क्या बोला है, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कहां जा रही है, पूर्व दिशा में। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि दाहिना हाथ हमेशा पूर्व होगा, बायां हाथ हमेशा पश्चिम होगा। आपका जो चेहरा है वो अंदर की ओर यानी उत्तर, और पीछे जो है वो क्या है, दक्षिण। तो इधर की दिशा के हिसाब से मैं बात करूं तो बोर्ड में जब बनाया जाता है तो मैं इधर क्या बोलता था, आपको क्या बनाना है, पूर्व। इस दिशा को क्या बोलते हैं अपन, उत्तर। ये वाली दिशा जो है वो कैसी है, पश्चिम। और इधर वाली दिशा को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण। ऐसा। अब सवाल में यह बोला है कि एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व दिशा में 5 सेकंड तक चलती है। चलिए, पूर्व दिशा में मान लो कुछ दूरी गई होगी, मुझे नहीं पता इस दिशा में किस चाल से गई है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गई है, और समय दे के रखा है आपको कितना, 5 सेकंड। यानी कह रहा है कि मान लीजिए वस्तु यदि मैं होता तो मैं इधर की तरफ जा रहा होता 10 मीटर प्रति सेकंड से, और मेरे से इसके पश्चात बोला है इसके बाद वस्तु 90 डिग्री से अपने बाएं, मेरा बायां जो है वो बोर्ड की तरफ होगा, यानी मैं इधर मुड़ूंगा, और इधर की तरफ क्या होता है, उत्तर। अर्थात इधर की तरफ बात करूं तो बोर्ड के हिसाब से ऐसा कुछ बना होगा, यानी वस्तु इधर गई होगी। 90 डिग्री मुड़ चुका हूं, बाएं दिशा में मुड़ चुका हूं, यानी मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं। कितनी चाल से चल रही है, 10√3 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो चुकी है। और क्या बोला है, चाल से अगले 5 सेकंड, यानी पहला 5 सेकंड ये हो चुका है, अगले 5 सेकंड मतलब यहां भी कितना समय लगा है, 5 सेकंड। और तो वस्तु का पूर्ण यात्रा मतलब कि प्रारंभिक और अंतिम के दौरान औसत त्वरण पूछा है। तो ये जो इधर गया है ये प्रारंभिक है, और इधर गया है जो वो अंतिम है। तो अब क्या करना है, इसमें करने का तरीका, आपने जब इसको बनाया है बेटा तो इसका ध्यान रखिएगा, ये अपने तरीके का बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कृपया उसका ख्याल रखिएगा।
कारण ये क्योंकि इससे कन्वर्जन जो है अंतिम आंसर निकालने का वो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? ये जो पूर्व है इसको आप एक्स अक्ष माने तो इधर की तरफ इकाई सदिश को क्या लिख देंगे आप आई कैप, ऊपर की तरफ क्या लिख देंगे आप जे कैप, इधर की दिशा में क्या लिख देंगे माइनस आई कैप, और नीचे वाली दिशा को क्या लिख देंगे अपन माइनस जे कैप, क्योंकि आप हर जगह पर पूर्व उत्तर दक्षिण नहीं लिख सकते, इसलिए आई कैप जे कैप लिखें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग किधर है? इस दिशा में, यानी पूर्व, यानी आई कैप में। तो मैं पहला काम तो यही कर लूंगा कि प्रारंभिक वेग सदिश को लिख लूंगा 10 आई कैप मीटर प्रति सेकंड। ये काम खत्म। अब इसके पश्चात वस्तु कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर की ओर दिशा मतलब क्या हुआ? उत्तर। उत्तर की तरफ इकाई सदिश क्या बोला मैंने? जे कैप। कितनी चाल से जा रही है? 10√3। तो मैं लिख दूंगा यहां पर अंतिम सदिश, यानी वेग, अंतिम वेग की बात करें तो कितना आएगा? 10√3 जे कैप मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अब यहां पर कुल समय अंतराल है 5 और यहां भी कितना है? 5, यानी कुल समय कितना लिया गया है? वो समय है डेल्टा टी का मान देखें तो कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। 5 सेकंड यहां लिया, 5 सेकंड यहां लिया, तो पूरी यात्रा के दौरान कुल समय अंतराल का मान कितना हो गया? 10 सेकंड। अब मेरे को अंतिम वेग, वो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग और समय अंतराल, ये तीनों चीजें पता है। अब मैं औसत त्वरण आसानी से निकाल सकता हूं। तो हमारा जो ओरिजिनल फार्मूला है, हमारी जो अप्रोच है, औसत त्वरण का मान यानी ए का औसत मान लिखूंगा बेटा, तो क्या आएगा? अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग बटा क्या लिखा जाएगा? समय अंतराल। अंतिम वेग यदि देख लें अपन तो अंतिम वेग कितना है? 10√3 जे कैप और प्रारंभिक 10 है, तो क्या लिखें अपन यहां पर? 10√3 क्या आएगा? जे कैप माइनस का क्या बन गया? 10 आई कैप। कुल समय अंतराल कितना बोला है? 10। यानी ए सदिश का कौन सा मान लिख रहे हैं हम? औसत। बराबर कितना आएगा? यदि 10 में कॉमन निकाल दूं तो 10 बाहर आ गया, इसको मैं पहले लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या बनेगा? माइनस का आई कैप प्लस इधर क्या बच जाएगा? √3 क्या बच गया? जे कैप। अपॉन में क्या बन जाएगा बेटा? 10। अपॉन में क्या बच जाएगा? 10। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस का आई कैप प्लस √3 क्या बन गया? जे कैप। और अब मैं यहां पर इकाई भी लिख दूंगा मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, क्योंकि सब कुछ सारी राशियां आपको एसआई इकाई में देके रखी हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन आपको जो प्रश्न में दिया था वो दिया था पूर्व, फिर उसके बाद 90 डिग्री बाएं। तो यानी वो कहना चाह रहा है कि आप उत्तर जब बताएं तो पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण इनका उपयोग करके बताएं। तो मैंने जो आपको कन्वर्जन करना सिखाया था वो कन्वर्जन इसी के लिए बताया था कि ये डायग्राम यदि आपने बना लिया है तो करना बहुत आसान हो जाएगा। लास्ट में आंसर को कैसे परिवर्तित करते हैं वो देखिए। तो यदि इसके हिसाब से चले तो आप ऐसे बना सकते हैं कि भाई साहब ये क्या है? आई कैप, इधर है जे कैप, इधर है माइनस आई कैप और इधर क्या है? माइनस जे कैप। इसको लिखेंगे तो ये क्या है भाई साहब? पूर्व। ये क्या है भाई साहब? इधर देखेंगे तो उत्तर। इधर क्या होना चाहिए भाई साहब? पश्चिम। और इधर क्या होना चाहिए? दक्षिण। चलिए, अब इन्होंने क्या बोला है जरा देखें तो क्या लिखा है? माइनस का आई कैप बोला है और जे में √3 लिखा है। का मतलब क्या है? माइनस आई कैप तो इधर है और इसका परिमाण कितना हो गया? 1। माइनस आई कैप का गुणांक देखेंगे तो 1 मिलेगा, इसका गुणांक 1। और जे का गुणांक कितना है? √3। तो ये लिख दिया अपन ने कितना? √3। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये 1 है, ये 1, ये क्या है अपना? √3। इनका मुझे सदिश योग चाहिए, अर्थात इसका जो परिमाण आएगा वो कहीं यहां पे, यानी इसकी दिशा इधर आनी चाहिए, दिशा इधर आएगी। अर्थात ये एक बात तो कंफर्म है, यदि मैं इस कोण को थीटा मान लूं तो मैं एक चीज तो निकाल सकता हूं कि tan थीटा बराबर क्या लिखना है? ये हमेशा आधार, थीटा वाला हमेशा क्या बनता है? आधार। और ये क्या बन जाएगा? लंब। यानी ये कितना आएगा? √3/1। अर्थात tan थीटा का जो मान आएगा वो कितना है? √3। यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा यहां पर? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो हमारा क्या निकल गया है? कोण। क्योंकि मुझे जो राशि बतानी है वो कौन सी बतानी है? सदिश राशि, यानी औसत त्वरण सदिश राशि है। अब मुझे परिमाण भी चाहिए, तो परिमाण निकालने की √3 है, ये 1 है यानी लंबवत है, तो इसका परिमाण बड़े प्यार से लिख सकते हैं 1 का वर्ग धन
√3 का वर्ग, अर्थात क्या बनेगा यहां पर देखें तो 1 प्लस क्या बन जाएगा बेटा 3, यानी क्या बन जाएगा √4, यानी कितना बन जाएगा 2। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं उत्तर लिखने का प्रयास करूं तो a का कौन सा मान लिखना है मुझे, औसत मान। तो उसका परिमाण आप निकाल चुके हैं, परिमाण का मान कितना है 2 आया है, 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ये हो गया परिमाण। अब देखिए जरा ये कोण कितना आ चुका है हमारा, ये जो कोण है वो कितने डिग्री आया है, 60 डिग्री आया है। ये है औसत त्वरण, 60 डिग्री मैं पहले लिख दूंगा। और आपको बताया था इस पद्धति में जब इस्तेमाल करते हैं दिशा बताने के लिए, तो जिससे कोण बना है ये 60 डिग्री बना है पश्चिम से, किससे बना है पश्चिम से, किसकी तरफ उत्तर की तरफ। जिससे कोण बनता है उसे अंतिम में लिखा जाता है। तो 60 डिग्री तो बनाया, मगर किससे बनाया है इसने, ये लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्या लिखा पश्चिम, यानी अंत में क्या लिख दिया मैंने पश्चिम। अच्छा, किसकी ओर बनाया है वो भी आपके सामने लिख रहा हूं, उसको बीच में लिखा जाता है, यानी ये उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है। इसको पढ़ा भी इसी प्रकार जाता है, 60 डिग्री बनाया है पश्चिम से, किसकी ओर बनाया है उत्तर की ओर। कृपया इसका ख्याल रखें और इसी तरीके इसी पद्धति में हमें आंसर भी बताना चाहिए। चलिए, ये हमारा इस सवाल का क्या बन गया आंसर। कैसे निकाला है वो एक बार आप ऑब्जर्व कर लें, नोट कर लें और समझ लें बच्चा कि आप किस प्रकार से इन चीजों को अप्लाई करेंगे। अभी तक हम कितने सवाल कर चुके हैं, 3 सवाल। पहला सवाल किया था v समय का फलन दिया था, दूसरा सवाल किया था अपन ने क्या कि x जो है वो समय यानी स्थिति समय का फलन दे के रखा था। तीसरा सवाल हमने दिशा वाला किया है जो अभी किया है, और अब हमें आगे बढ़ना है और कैसे सवाल बन सकते हैं वो देखें अपन। जैसे बहुत आसान आसान सवाल है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए बड़ा सिंपल सवाल करते हैं जो कि नीट 2027 में आने योग्य है। चलिए वो सवाल की बात ही कर लेते हैं कि ज्यादा चांसेस है कि ये नीट 2027 के पेपर में आपको दिखना चाहिए और दिखेगा। ये मान के चले आप कि ये सवाल जो है वो आपको नीट के पेपर में दिख सकता है। कृपया इसका ख्याल रखें जी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखिए जरा, देखने में सवाल जो है बड़ा आसान लगेगा आपको, लेकिन जब आप उसका उत्तर देखेंगे तो आप उसको ये तो कतई नहीं सोचेंगे कि इसका उत्तर ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये मत सोच लेना कि जिसका तो हम सोचे नहीं उसका उत्तर क्या सोच सकते हैं 0, ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, जैसे कि सवाल आपको दे के रखा है, एक वस्तु सरल रेखा में नियत चाल से L दूरी चलकर उसी पथ से वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। चाल v ही रहती है तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत त्वरण क्या होगा, यह सवाल है। ठीक है, जरा इस सवाल को आप पढ़ें, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। क्योंकि आप ये देखिए क्या लिखा है, एक वस्तु सरल रेखा में नियत चाल से L दूरी चलकर, चलिए बनाते हैं। एक वस्तु सरल रेखा में चल रही है, L दूरी चल रही है, ये हो गई L दूरी। चलिए थोड़ा सा और सिस्टमैटिक बना लें, तो कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहा हूं मैं, ये
सरल रेखा बना दी मैंने, प्रारंभिक बिंदु ये रहा, वस्तु गई है ऐसे 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 ऐसे, कितनी दूरी चली है L। अब वापस भी लौट रही है, वापस भी लौटी है इसी चाल से, ऐसे लौटी है, ऐसे लौटी है, ऐसे लौटी है, ऐसे लौटी है। क्या बोला है अपने, वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है, चाल भी ही रहती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत त्वरण क्या होगा, अर्थात प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है। यदि मेरे से इस सवाल में बोलता कि औसत वेग क्या है, तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब चूंकि इस सवाल में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कैसे हैं, समान है, अर्थात विस्थापन का मान तो 0 होगा। तो कुल विस्थापन बटा कुल समय आपको क्या दे देगा, औसत वेग। तो विस्थापन का मान चूंकि 0 है, इसलिए औसत वेग कितना आएगा, 0। लेकिन सवाल में पूछा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या पूछा है, औसत त्वरण का मान। यदि औसत त्वरण पूछा है तो आपको क्या समझना है कि यदि मैं इस दिशा को थोड़ी देर के लिए आई कैप बोलूं, तो इसकी उल्टी दिशा को मैं क्या बोलूंगा, माइनस का आई कैप, क्योंकि मैं इकाई सदिश में दिशा बताने का काम करना है मुझे। अच्छा, गया है वी चाल से, लौटा भी है वी चाल से, तो प्रारंभिक वेग सदिश जो है वो लिखा जाएगा वी आई कैप, क्योंकि वी क्या है, चाल, और वो होगी दिशा। अब चाल और दिशा यदि लिख दें अपन तो वेग बन जाएगा। अच्छी बात। अंतिम वेग की यदि मैं बात करूं तो वी चाल से ही वापस लौटा है, लेकिन दिशा ऐसी हो गई है और इधर की तरफ माइनस आई कैप है, अर्थात वी माइनस आई कैप। तो वी आई कैप इधर हो गया और माइनस वी आई कैप इधर हो गया। चलिए यहां तक पहुंच गए। अब क्या बचा हुआ है औसत त्वरण निकालने के लिए, मुझे चाहिए था डेल्टा टी, अर्थात समय अंतराल चाहिए। अब चूंकि ये इन्होंने कोई और इंफॉर्मेशन तो दी नहीं, तो सवाल वापस पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, एक वस्तु सरल रेखा में नियत चाल से L दूरी, यानी दूरी तो मेरे को देख रखी, ये वाली दूरी यहां से यहां तक की दूरी L है, चलकर उसी पथ से वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है, चाल भी ही रहती है, मतलब जाने की चाल और लौटने की चाल समान है। अच्छा, चाल का संबंध यदि चाल नियत है तो मैंने क्या बोला था, चाल बराबर दूरी बटा समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, समय मतलब समय अंतराल। अच्छा, दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं, चाल गुणा समय। तो चली गई कुल दूरी, गया है कितना L, लौटा भी है L, अर्थात चली गई दूरी कितनी है 2L। तो दूरी का मान कुल दूरी जो है कितना चल चुका है, 2L के बराबर। अच्छा, चाल हमेशा कैसी है, नियत, वो भी लिख दिया मैंने कि चाल जो है वो कितनी हो गई है, v के बराबर, वो तो हमेशा देख रखी। तो समय का मान यदि समय अंतराल पूछूं तो समय अंतराल क्या आएगा बेटा, इधर लिख देते हैं अपन दूरी और इधर क्या लिख देता हूं मैं, चाल। यदि दूरी की बात करेंगे तो कितना आएगा 2L, और कितना चाल से लौट के आया है, v चाल से, समय अंतराल निकल चुका है। अब सवाल करने की बारी आ गई कि भैया अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों पता चल गए, समय अंतराल भी पता चल गया, अब आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या लिखना है अपने को, औसत त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग बटा क्या लिखना है अपने को, समय अंतराल। अंतिम वेग जो है वो कितना है, v माइनस का आई कैप, इधर था माइनस का कितना है, वी आई कैप, बटा समय अंतराल कितना निकाला है, 2L बटा v। चलिए इन दोनों को देखें अपन, तो ये पता है क्या लिखा हुआ है, 2v माइनस का आई कैप बटा 2L बटा v, अर्थात ये 2 कैंसिल आउट हो गया, v ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, v स्क्वायर बटा क्या लिखा हुआ है L, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैप। ये आ गया मेरा आंसर, औसत क्या त्वरण। तो यदि देखोगे आप तो इसमें क्या लिखा है, v स्क्वायर बटा L। मैंने कुछ बोला था, इस सवाल का यदि आंसर कोई एक्सपेक्ट करे तो ये तो कतई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि v स्क्वायर बटा L जैसा आएगा, यानी कि अभिकेंद्री त्वरण का उत्तर कुछ इस प्रकार से आता तो फिर भी समझ में आता। यह अभिकेंद्री यहां पे तो वृत्तीय गति हो ही नहीं रही है या वक्राकार गति भी नहीं हो रही है, तो इस प्रकार का उत्तर थोड़ा सा सोचना मुश्किल काम है, यानी गेस करने वाला वर्क तो यहां पे नहीं चलेगा, यानी कोई तुक्केबाजी से ये काम तो नहीं होने वाला है। तो कृपया इसका ध्यान रखें कि जो उत्तर आ रहा है उससे भयभीत ना हो, और ये अनएक्सपेक्टेड सा है, मतलब देखा हुआ नहीं है और एक्सपेक्टेड भी नहीं है। अर्थात ये बात ध्यान रखिए कि हमें किससे करना चाहिए, जो हमारा ओरिजिनल कंसेप्ट है
कि वेग में परिवर्तन बटा मैं क्या कर दूंगा समय अंतराल, तो क्या निकल जाएगा औसत त्वरण। कृपया इसका ख्याल रखें। चलिए कुछ और सवाल भी हमें करने हैं इसमें। अब सवाल तो करने हैं लेकिन मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिएगा। थोड़ा सा पार्ट यहां पर आपके नोट्स में अपडेट करने की का समय आ चुका है। मैं लिख रहा हूं क्या, औसत त्वरण बराबर क्या लिख रहा हूं, अंतिम वेग माइनस क्या लिख रहा हूं, प्रारंभिक वेग बटा क्या लिखा है, समय अंतराल। ठीक है सर, वेग जो यहां पर लिखा है वो तो तात्क्षणिक यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक, ये तो तात्क्षणिक वेग है। और v बराबर क्या लिखा जाता है, dx by dt। सही बात है, एकदम सही बात है। और इसको क्या लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता, जिसको आप लिखते हैं tan थीटा। किस स्पर्श रेखा, किस ग्राफ की स्पर्श रेखा, xt ग्राफ में ऐसा करना है। अच्छा तो वेग वहां से निकलेगा, अर्थात मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या जानते हैं, dx बाई dt निकालिए कब, अंतिम समय पे, माइनस dx बाई dt निकालिए कब, प्रारंभिक समय में, बटा समय अंतराल रहने दीजिए। अर्थात औसत त्वरण को यदि मैं लिखूं अब, तो औसत त्वरण बराबर dx बाई dt का मतलब क्या हुआ, tan थीटा का मान, यानी मैं लिखूंगा tan थीटा, लेकिन कौन सा वाला, अंतिम वाला, माइनस क्या लिखूंगा मैं, tan थीटा कौन सा, प्रारंभिक वाला, बटा क्या लिखूंगा मैं, समय अंतराल। और ये जो दोनों tan थीटा और tan थीटा फाइनल और tan थीटा इनिशियल लिखे गए हैं, इनको आप क्या बोलेंगे, tan थीटा फाइनल, इधर क्या लिखा अपन ने, tan थीटा प्रारंभिक, ये क्या है भाई साहब, अंतिम वेग, ये क्या है हमारा प्रारंभिक वेग, कौन से ग्राफ से, xt ग्राफ की स्पर्श रेखा का ढाल कब, फाइनल। और यही चीज इसमें भी आएगी, लेकिन कब आएगी, प्रारंभ में। तो इसके लिए मैंने बोला कि छोटा सा नोट्स में अपडेट हो जाना चाहिए कि यदि हमें एक्सटी ग्राफ दे के रखा है, स्पर्श रेखाएं बना के रखी हैं अंतिम और प्रारंभिक समय पर, तो हम वेग तो निकाल ही सकते हैं, साथ में हम औसत त्वरण भी निकाल सकते हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, रण क्षेत्र में जाने वाली बात है। और हर उस योद्धा को पता होना चाहिए जो अपने सिलेक्शन को नीट 2027 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, शासकीय मेडिकल कॉलेज में और एम्स में सुनिश्चित करना चाहता है। ये बात उसे निश्चित तौर पर पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला भी था इसी कंसेप्ट के जस्ट पहले कि वो वाला सवाल आएगा नीट 2027 में। तो यह भी संभावना है कि ऐसा कोई सवाल बना के दे जिसमें स्थिति समय ग्राफ तो दे और स्पर्श रेखा बना के दे और साथ में आपसे पूछ ले कि अब औसत त्वरण का मान क्या होगा। तो सवाल करके देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं। ये है x और ये क्या है t, ये है 0। अब यहां पर यदि मेरे से पूछा जाए ऐसा ग्राफ, ये जो समय दिया है मान लीजिए आपको दे के रखा है 10 सेकंड, ये t बराबर 0 है, स्थिति समय ग्राफ बनाया हुआ है और एक इंफॉर्मेशन और दे के रखी है आपको पहले से कि इसी क्षण पर, मतलब t बराबर 0 पर एक उन्होंने स्पर्श रेखा बना दी है, t बराबर 0 पर यानी p बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाई है और ये कोण दे के रखा है आपको कितना, 120 डिग्री ऐसा दे के रखा है। और अब आपसे पूछा ये जो ऐसा बनाया है इसका मतलब है कि ये खुद भी स्पर्श रेखा है, यानी कि जो t अक्ष है, t बराबर 10 सेकंड पर स्पर्श रेखा बन गई है, यानी अंतिम स्पर्श रेखा ऐसी है। चलिए, तो अब आपसे पूछा है कि भैया क्या निकालिए, इस
ग्राफ से आपको बोला है कि क्या निकाल के बताइए, औसत त्वरण का मान क्या होगा t बराबर 0 सेकंड से t बराबर कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ऐसा आपसे पूछा गया है। अब यदि मैं बात करूं यहां पर तो क्या लिखना है मुझे, औसत त्वरण। अच्छा ये देखिए औसत त्वरण का मान क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या लिखा है, कुल समय अंतराल। अच्छा कुल समय अंतराल जो देखें तो t बराबर 0 दिया और t बराबर क्या दिया है 10, यानी कि समय अंतराल कितना हो गया भाई साहब, डेल्टा t का मान मुझे पहले से पता चल गया है कितना है, 10 सेकंड। अच्छा प्रारंभिक समय क्या है, t बराबर 0, ग्राफ दिया है स्थिति समय ग्राफ। अच्छा स्थिति समय ग्राफ से मुझे अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग मिल सकता है ढाल से, क्योंकि स्पर्श रेखा पता है मुझे, स्पर्श रेखा पता है, मगर ये इंपॉर्टेंट है स्पर्श रेखा किस ग्राफ के किस बिंदु पर किस समय पर स्पर्श कर रही है। यदि देखें तो ये स्पर्श रेखा तो है, मगर ये ग्राफ को किस यहां पर स्पर्श कर रही है, यहां पर देखें तो यहां पर यदि स्पर्श कर रही है अर्थात समय t बराबर 0 है, तो t बराबर 0 नहीं प्रारंभिक समय पर क्या स्पर्श रेखा इस ग्राफ को टच कर रही है, हाँ। अब उसका कोण कितना है 120। ये मत समझ लेना कि ये ग्राफ यहां कहां कट किया, स्पर्श रेखा कहां पर कट कर रही है समय अक्ष को, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, स्पर्श रेखा ग्राफ को जहां पर जिस बिंदु पर स्पर्श करे, ग्राफ हमारा ये है पीला वाला जो बनाया है, उसके किस बिंदु पर स्पर्श करे वो इंपॉर्टेंट है। P बिंदु पर स्पर्श कर रही, समय का मान क्या हो गया t बराबर 0, प्रारंभिक समय पर मेरा प्रारंभिक वेग आना चाहिए। अच्छा तो यहां पर देखेंगे तो कितना लिखेंगे हम, प्रारंभिक वेग यदि देखें तो कितना आएगा, tan कितना लिख दूंगा मैं 120। मैंने बोला था वामावर्त दिशा में आपको कोण लेना है, ऑलरेडी दिया हुआ है। tan 120 का मतलब है बेसिकली कितना है, माइनस का tan 60 का मतलब कितना है, माइनस का √3 मीटर प्रति सेकंड। अब वेग की बात कर रहे थे तो ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं तो अंतिम क्या समय दिया है 10 सेकंड पर क्या स्पर्श रेखा है, हाँ है, ये देखिए जरा, ये बनी हुई है। इसने कितना कोण बना के रखा है, 0 डिग्री बना के रखा है, अर्थात अंतिम वेग लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा बेटा, tan का कितना 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे, समय अक्ष से कोण देखना है, कहां से देखना है, समय अक्ष से। तो समय अक्ष से कोण कितना बनाया इसने 0 डिग्री इस वक्त पर, तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा भाई साहब 0। अब औसत त्वरण निकाला जा सकता है, अंतिम वेग कितना है 0, प्रारंभिक वेग कितना है माइनस का √3 और बटा लिख दूंगा मैं समय अंतराल कितना है भाई साहब 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी मेरा आंसर आएगा √3 बटा 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, यानी ये निकल गया है मेरा ए का एवरेज मान यानी औसत मान। अब दिमाग में आएगा सर आपने सदिश क्यों नहीं लिखा, एक्स की बात कर रहा है और मान क्या आया है धनात्मक, आप चाहो तो आई कैप लगा सकते हो। आप क्या लगा सकते हो, आई कैप लगा सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक्स की बात की है उसने सवाल में। चलिए तो यहां तक कहानी हुई किसकी, औसत त्वरण की। कहानी में कोई बड़ी बातें नहीं है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। हालांकि मैं इतना बता रहा हूं कि जितनी बार मैं आपको आसान बोल रहा हूं वो आसान बनाया है आपके लिए। यही चीज सिस्टमैटिक तरीके से ना तो मुझे पढ़ने को मिली कि स्टेप बाय स्टेप कहां आगे जाना है, मतलब औसत त्वरण कहां से कहां तक, किस प्रकार के सवाल, किस प्रकार के सवालों में सोच डेवलप होनी चाहिए। यही सवाल आप 100 सवाल 20-25 दिन तक करके करते 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 उस कॉन्फिडेंस लेवल पर यह समझ विकसित होती है। उसमें भी कंटिन्यूटी चाहिए, टीचर का सपोर्ट चाहिए, डाउट सेशन चाहिए, डिस्कशन चाहिए, बहुत सारी बातें चाहिए, तब कहीं कोई एक अच्छा बच्चा तैयार होता है इतने कॉन्फिडेंस लेवल पे। जो कि मैंने पिछले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिखा था, और अब जो समय है इतने समय के दौरान लगभग 1 घंटे में आपको ये सारी बातें बता चुका हूं। और आप कृपया करके इसको नोट्स में प्रॉपर लिखें। जहां जहां मैंने लिखा है नीट 2027 में आने के चांसेस है, उसका तात्पर्य क्या है जानते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि आपको यह बताया जा रहा है कि अभी तक उस प्रकार के सवाल एग्जाम में दिखे नहीं है। तो जब दिखे नहीं है और थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है, जिस प्रकार से रीनीट 2026 का पेपर आया था और अब जो पेपर आ सकता है उसका आकलन करके अनुमान लगा के यह कहा जा सकता है कि उस सवाल के आने के चांसेस ज्यादा है, या उस कंसेप्ट पर आधारित सवाल के आने के चांसेस ज्यादा है, प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा बोला। मेरा कतई ये कहने का
मकसद ना तो कभी होगा कि यही सवाल आएगा। हां, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जो नहीं आया है या फिर जिसमें ट्विस्ट है वो सवाल पक्का आने के चांसेस हैं। पिछले 10 सालों में जितने मैंने चीजें इस प्रकार की बोली हैं वो कहीं ना कहीं जेई मेंस में या जेई एडवांस में या नीट में आई हैं उन कंसेप्ट पर आधारित। इसका तात्पर्य ये भी ना निकालें कि हम ये सोचें कि सर जो बोलते हैं वो आ जाता है। मैं कह रहा हूं सर की तरह से मैं पढ़ा ही न रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपकी तरह से, आपकी सोच के आधार पे, या फिर आपको जहां तक पहुंचना है उन सारे रास्तों में आने वाली दिक्कतें, और यदि दिक्कतें ना हो तो आपका नॉलेज और एक्यूरेसी, टेम्परामेंट, इन सारी बातों को समावेश करना है मुझे इन सारे लेक्चर में, जिससे हिंदी मीडियम का विद्यार्थी उस रणभूमि के लिए एक परम योद्धा के रूप में विकसित हो सके और अपना प्रदर्शन कर सके और विजय श्री का आशीर्वाद ले सके। अपनी विजय को सिर्फ और सिर्फ हम अपने कर्मों पे और अपने पेन चला के ही हम विकसित कर सकते हैं, पा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। हमें कहीं पर भौतिकी के लिए भटकना नहीं है, सोचना नहीं है। मैंने फिर से आपको वही याद दिलाने के लिए बात कही है कि रणभूमि पे हम जाएंगे तो सामने कौन से शत्रु हैं, कौन से प्रश्न रूपी शत्रु हैं, उन प्रश्न रूपी शत्रुओं का उत्तर देने के लिए हमारे पास सामर्थ्य विकसित करने का जो समय है ना वो यही है। और सबसे बड़ी बात, यदि मैं सरल शब्दों में बोलूं, सहज वाक्य में बोलूं, तो यही समय है सही पढ़ने का। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, सही पढ़ेंगे तो आप आगे जाएंगे और डेफिनेट सी बात है आप बहुत आराम से सिलेक्ट भी होंगे। मगर पेन चलाइए। यदि आप लेक्चर देख रहे हैं बेटा तो प्लीज आपको बोल रहा हूं कि इस लेक्चर को जैसे देखें या रिपीट करें, इस लेक्चर को देखते हुए तो पॉज लीजिए, पॉज का बटन दबाइए और वहां पर सोचिए सर ने ये बात क्यों बोली, रिवाइंड करिए, अपने नोट्स में अपनी समझ के आधार पर हिंदी में लिखिए कि सर ने ऐसा समझाया था, ऐसा ही जैसा मैं बोल रहा हूं कि ऐसा समझाया था, ये सवाल इस प्रकार से समझा जाना चाहिए। भाषा के रूप में भी हो, चाहे टुकड़ों में सवाल पढ़ने की बात हो या एक छोटी सी बात हो, जैसे यहां पर अंतिम में स्पर्श रेखा दे के नहीं रखी थी, लेकिन आपने जज की कि चूंकि ये ग्राफ जो है इसी को स्पर्श कर गया है, यानी रेखा जो स्पर्श रेखा रही होगी वो क्षैतिज हो गई होगी, और जो कोण नापा जाता है tan थीटा में जो थीटा आता है वो थीटा हमेशा समय अक्ष से वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उस दिशा में लिया जाना चाहिए। तो अब करते हैं और आगे की बातें। तो यहां तक हम बात कर रहे थे औसत त्वरण की। अब शायद आप समझ गए होंगे, जब औसत त्वरण पढ़ लिया है तो अभी हम बात करनी है किसकी, त्वरण की, यानी कि तात्क्षणिक त्वरण का अवसर आ चुका है। यानी कि अब हमें बात करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसकी, त्वरण की। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, चाल बोले और कुछ ना बोले मतलब तात्क्षणिक चाल, वेग बोले कुछ ना बोले मतलब तात्क्षणिक वेग, त्वरण बोले का मतलब क्या समझना है, तात्क्षणिक त्वरण। यानी कि त्वरण की यदि बात करेंगे तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं अभी, तात्क्षणिक त्वरण की बात करेंगे, यानी कि ए सदिश की बात करेंगे। तो अब आपको जिन बातों को समझते हुए यहां तक का सफर आपने तय किया है, अब इस त्वरण के बारे में मैं हमेशा एक चीज पहले भी बोलता आया हूं, आगे भी बोलता रहूंगा कि बेटा पहले हम राशि के बारे में जान लें कि वो राशि सदिश है, अदिश है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, इकाई क्या है। ये तीन बातें मैं हर राशि के बारे में लिख रहा हूं, आपको भी पता होना चाहिए। तो त्वरण कैसी राशि है हमारी, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे लिख भी दिया था मैंने, यहाँ पे सदिश लगा ही दिया है, तो सदिश राशि है। यदि बात करें तो ये कैसी हो सकती है भाई साहब, धनात्मक, यहां पर लिख दिया मैंने, कैसी हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, और कैसी हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, और कैसी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। और इसकी इकाई की यदि बात करें, एसआई इकाई कितना है, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग इसकी क्या है, इकाई। चलिए अब इसको तात्क्षणिक बोला है। अच्छा, वेग, समय, त्वरण, औसत त्वरण। औसत त्वरण में क्या लिखा था अपन ने, वेग में परिवर्तन बटा क्या लिखा था अपन ने, समय अंतराल।
अच्छा, ताक्षणिक पूछा तो समय अंतराल बहुत कम रहा होगा, तो यानी डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, dt, और डेल्टा वी की जगह गेस करिए क्या आएगा, dv। अर्थात ये तो गेस कर लिया होगा कि त्वरण का मान dv बाई क्या होना चाहिए, dt। तो परिभाषा में भी वही आना चाहिए कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, लेकिन किसके सापेक्ष, समय के, क्या लिखा मैंने, सापेक्ष। अच्छा, ये जो मैं आपको एक बात फिर से याद दिलाता हूं, जो टेलीग्राम चैनल है अपना, ये जितने लेक्चर, ये 7वां लेक्चर चल रहा है मेरे ख्याल से, 7वें लेक्चर तक के जो पीडीएफ नोट्स बनाए हैं, यानी जो मैंने लिखे हैं, वो सारे टेलीग्राम चैनल पर हैं। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, एक ऐसे योद्धा की तैयारी करवा सकते हैं जो कहीं पर भटक रहा होगा, योग्य तो होगा, मगर उसे कहीं पर द्रोण जैसा ना तो कोई सिखाने वाला होगा। मैं गुरु की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं मेंटर की बात कर रहा हूं, कोच की बात कर रहा हूं, एज ए स्टूडेंट सॉल्व करने वाले की बात कर रहा हूं। लास्ट में जो बात बोलता हूं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जैसा, आपके साथ, आपके बगल में, आपके सामने बैठकर आपके साथ सोचने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए था इंटरनेट में। चलिए, मैं ही सही, लेकिन मुझे आपको बताते हुए ये खुशी होती है कि मुझे ऐसा ही बनना था, आपके साथ काम करते हुए, और आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने का बीड़ा उठाया है, पूरा भी करूंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि मैं त्वरण की यदि बात करूं बेटा, तो क्या लिखेंगे, dv बाई क्या लिख देंगे, dt। ये है हमारे पास त्वरण की डेफिनेशन, और हमें इसी का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। वैसे भी देख लो आप कि वेग की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड, यहां पे 1 सेकंड और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी इसकी इकाई, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। चलिए, अब यहां पर कुछ और प्रारूप में इसके फार्मूले बनाए जाते हैं, मैं भी लिख रहा हूं कि जिससे आपको कहीं भटकना ना पड़े। हालांकि कहां पर उसका यूज होगा, मैं वो सारी बातें भी बताऊंगा आगे जाके। ए बराबर क्या लिखा था अपन ने, वेग सदिश का, वेग सदिश का अवकलन, किसके साथ, समय के सापेक्ष। अब मुद्दे की बात यहां पर आई कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि वेग सदिश तो सहसा भी हो सकता है, एक्स दिशा में, वाई दिशा में, और जेड दिशा में। तो यदि मैं वेग सदिश का क्या कर दूं अवकलन, तो क्या बन जाएगा, डीवी एक्स बाई डी टी आई कैप, डीवी वाई बाई डी टी जे कैप, और डीवी जेड बाई डी टी, क्या लिख दिया मैंने, के कैप। इसको आपने बोला था कौन सा सदिश है, त्वरण सदिश। ये है एक्स दिशा में त्वरण सदिश का घटक, ये है वाई दिशा में त्वरण सदिश का घटक, और ये है जेड दिशा में त्वरण सदिश का घटक। कृपया इसका ख्याल रखें। अर्थात इसको याद भी रखने की जरूरत है, यूज करने की भी जरूरत है, और यह बात ध्यान रखें कि यदि मुझसे बोला जाए एक्स दिशा में, तो क्या लिखूंगा, ax बराबर लिखूंगा dvx बाई dt।